को कीमती त्यारा बरदार जहाजों और बड़ी तादाद में तैयारों से महरूम कर चुका था। मजीद कई हवाई जहाज, जिनमें जमीनी और त्यारा बरदार जहाजों से अड़ने वाले शामिल थे, अमेरिकियों को मार्शल, सोलोमन और एडमिरल्टी जजायर पर कब्जा करने या न्यू गिनी पर उतरने से रोकने की बेसुध कोशिशों में जाया हो चुके थे। 17 अक्टूबर को, जिस दिन वाइस एडमिरल ताजिरो ओनिशी ने बहरिया के पहले फजाई बेड़े की कमान संभाली, अमेरिकी जंगी जहाज सोलोवान जजीरे के करीब लेती खलीज, लेटे गल्फ के दहाने पर इकट्ठा होना शुरू हो गए। अगले दिन जापानी शाही हेडक्वार्टर्स ने ऑपरेशन शो के नफाज का हुक्म दिया, जो पहले से तरतीब दिया गया एक मंसूबा था जिसका मकसद किसी भी मुमकिन हमले का जवाब देना था। वाइस एडमिरल ताकेओ कुरिता इस ऑपरेशन में एक अहम जापानी के कमांडर थे, जिन्होंने अपनी बाहरी कूद के साथ अमेरिकी बेड़े को रोकने की कोशिश की। बिशमूल दवेकल जंगी जहाज मुसाशी और यामातो सान बर्नार्डिनो आबनय के जरिए चपके से गुजरकर 25 अक्टूबर की सुबह अमेरिकी अफवाज पर शमाल से हमला करने वाले थे। वाइस एडमिरल ताकियो करेटा के पास कोई तारा बरदार जहाज नहीं था, इसलिए फजाई मदद ओनिशी की जमीनी बेस्ड कमांड फ्राहम करेगी। वाइस एडमिरल क्यूहेदे ओशिमा का 5वां बेड़ा, जो करेटा की कूद से अलग किए गए एक स्क्वाड्रन से मजबूत किया गया था, बेक वक्त बहेरा जनूबी चीन से जनूब की समत से हमला करने के लिए आगे बढ़ेगा। एक तीसरी फोर्स, जिसमें एक फ्लैट कैरियर और 3 हल्के त्यारा बरदार जहाज अपने हिफाजती जहाजों के साथ शामिल थे, जापानी सरजमीन से रवाना होगी ताकि अमेरिकी त्यारा बरदार जहाजों को 2 जापानी बेड़ों से दूर हटाया जा सके। करेटा की हिफाजत के लिए पहला फजाई बेड़ा बेमुश्किल से ऑपरेशनल तैयारे जमा कर सका, जिनमें सिर्फ 23 लड़ाका तैयारे शामिल थे। दूसरा फजाई बेड़ा जिससे हटाया जा सके, तवक्का थी कि वो ऑपरेशन शो के लिए कमक लेकर पहुंचेगा। हाल ही में फॉर्मसा ताइवान के करीब अमेरिकी त्यारा बरदार जहाजों के हवाई जहाजों के साथ झड़पों में भारी नुकसान उठा चुका था, इसलिए वो भी पूरी कूद में नहीं था। अपनी महदूद कमान का जायजा लेते हुए ओनिशी ने एक हैरान कौन हुक्मत अमली अपनाने का फैसला किया। वो उस नतीजे पर पहुंचा कि एक वाहद हवाई जहाज जो किसी जंगी जहाज से टकरा जाए, वो अक्सर रिवायती बमबारी हमले से ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। अगर ये हमले जानबूझकर किए जाएं, तो दुश्मन के बेड़े, खास तौर पर उसके त्यारा बरदार जहाजों को शदीद तबाही का सामना करना पड़ेगा। अमलान ओनिशी ने इंसानी रहनुमाई वाले मिसाइलों की एक सीरीज शुरू करने की तजवीज दी। उन्हें रोकना मुश्किल होगा, क्योंकि हवाई जहाज के पायलट हत्ती कि एंटी एयरक्राफ्ट फायर का निशाना बनने के बावजूद भी अपनी समत नहीं बदलेंगे। मजीद बरा, इन कुर्बानी देने वाले हमलों की कामयाबी से जापानी अफवाज का हौसला बुलंद होगा, जो गुज़श्ता 18 महीनों में हमें दुश्मन के त्यारा बरदार जहाजों पर हमला करना होगा और उन्हें कम अज कम 1 हफ्ते के लिए नाकारा बनाना होगा। इस मकसद के हुसूल के लिए ओनिशी ने खुदकश हमला पावर यूनिटों को तरतीब देने का इरादा किया, जिन्हें 0 फाइटर तैयारों पर मुश्तमिल किया जाना था। इन तैयारों को 200 किलोग्राम वजनी बिमों से लेस किया जाता और हर जहाज को दुश्मन के त्यारा बरदार जहाज से टकरा कर तबाह होने का हुक्म दिया जाता। जब मीटिंग खत्म हुई तो कमांडर असाइची तमाए ने दूसरी सदी की एयर ग्रुप के 23 नॉन कमीशन्ड अफसरान को उस मंसूबे की वजाहत की। तमाए के मुताबिक वो सब जज्बात और जोश के आलम में उस पर अमल करने पर राजी हो गए। तामाई ने 3री सदी में मंगोल बेड़े को तबाह करने वाले तूफान का हवाला देते हुए कहा, हमने एक कामिकाज़े अलही हुआ को हरकत में ले आया है। कामिकाज़े की इस्तिलाह इत्तेहादी अफवाज ने बाद में इन खुदकश हवाबाजों के लिए अख्तियार कर ली। कामिकाज़े मिशन का बाज़ाब्ता आगाज 22 अक्टूबर 1946 को ओनिशी ने बाज़ाबता तौर पर दूसरी सदी की दूसरी एयर ग्रुप को एक खुसूसी हमला और कोर स्पेशल अटैक कॉर्प्स तरतीब देने का हुक्म दिया, जिसका मकसद 25 अक्टूबर तक अगर मुमकिन हो तो फिलिपाइन के मशरकी पानियों में दुश्मन के त्यारा बरदार बेड़े को तबाह या नाकारा बनाना था। ये यूनिट ऐश शमको यूनिट 4 हिस्सों में तकसीम किया गया था और 21 अक्टूबर की दोपहर को उसने एक जज्बाती आलूदाई मशरूब के बाद तसोकिशिमा सेक्शन की क़यादत में परवाज भरी। लेकिन वो मिशन
और उसके बाद के 3 दिनों में किए गए देगर मिशन गैर मुतवक्का बारिश और घने बादलों की वजह से नाकाम रहे। कोई दुश्मन जहाज नजर नहीं आया। दे असना शमकू यूनिट के यामातो सेक्शन, जिसमें 5 जेरोज लड़ाका तैयारे और 3 मुहाविज शामिल थे, ने 400 मील जनूब की तरफ सीबो जजीरे का रख किया ताकि एक और कामिकाजे यूनिट की बुनियाद रखी जा सके। सीबो एयरबेस पर कमीशन न रखने वाले तमाम अफराद स्वाय 2 के जो बीमार थे फौरन रजाकार बन गए और जल्द ही अफसरान भी उस मिशन में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गए। 22 अक्टूबर को जब दुश्मन के त्यारा बरदार बहरी जहाजों की मौजूदगी की इत्ला मिली तो 5 जीरो तैयारे उड़ान भरने के लिए तैयार थे, लेकिन उसी दौरान अमेरिकी लड़ाका तैयारों और बिम्बारों ने हवाई अड्डे पर हमला कर दिया और उन्हें तबाह कर दिया। बाद में 3 मजीद तैयारे फजा में बुलंद हुए, मगर 2 बगैर किसी हदफ को तलाश किए वापस आ गए, जबकि तीसरा तैयारा गायब हो गया। 6 मुमकिन कामिकाजे तैयारे बेफायदा जाया हो गए और मबालाक में सीकी के दस्ते की तरह। अगले 3 दिन भी मायूसी में गुजरे। 24 अक्टूबर को अनिशी के बदतरीन खदशात सच साबित हो गए। इतलात मौसूल हुए कि कुरेता के दूसरे बेड़े पर अमेरिकी बहरी तैयारों ने शदीद हमला किया, जिसके नतीजे में 3 जंगी जहाज़ों को नुकसान पहुंचा और मोसाशी पर भी हमला हुआ। पहला फजायदा बलखसूस शंबो कामिकाजे यूनिट अपने बुनियादी मकसद में नाकाम हो गया। मोसाशी 3 अजीम जंगी जहाज़ों में से एक था। ये जहाज़ जापानियों ने खास तौर पर अमेरिकी बहरी बेड़े को चैलेंज करने के लिए तैयार किया था। मुकम्मल तौर पर लेस होने पर इसका वजन 17,000 टन था। इसकी बुनियादी मसल्लह ताकत 18 इंच की तोपों पर मुश्तमिल थी, जबकि सानवी हथियारों में 6 इंच की तोपें शामिल थीं। इस पर 7 तैयारे भी मौजूद थे, जिसकी वजह से ये एक इंतहाई बड़ा जंगी जहाज था। इस मार्के में मोसाशी की तबाही और उसके साथ कई त्यारा बरदार बहरी जहाज़ों के नुकसान का मतलब ये था कि जापानियों की अमेरिकियों को समंदरी जंग में चैलेंज करने की सलाहियत बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। यही वजह थी कि कामिकाज़े हिकमत अमली मज़ीद अहम हो गई। बालाखिर 25 अक्टूबर को 5 कामिकाज़े और 4 मुहाफिज तैयारों के एक दस्ते के साथ सिकी ने पहली कामिकाज़े फतह का दावी किया। सुबह 10 बजे पहुंचाने के बाद उसने और एक और ज़ेरो तैयारे ने अमेरिकी तजुबासा नामी मुहाफिज तैयारा बरदार जहाज़ पर हमला किया, जो डूब गया, जबकि दीगर कामिकाज़े तैयारों ने रेयर एडमिरल क्लिफ्टन स्प्रिग की फोर्स के 3 और मुहाफिज तैयारा बरदार जहाज़ों को नुकसान पहुंचाया, जो लेटे जजीरे पर होने वाली लैंडिंग की हिफाजत कर रहे थे। इस हैरत अंगेज हकमत अमली ने अमेरिकियों को बेखबर कर दिया था। टोक्यो में जापानी शाही हेडक्वार्टर ने फौरी तौर पर एक सनसनीखेज एलामिया जारी किया, जिसमें बताया गया कि शिकिशिमा यूनिट के कामिकाज़े स्पेशल अटैक कोर ने सुलवान जजीरे के शमाल मशरक में 23 मील के फासले पर दुश्मन के एक जंगी बेड़े पर हमला किया। एलामिया के मुताबिक 2 तैयारों ने एक त्यारा बरदार जहाज को निशाना बनाया, जो यकीनी तौर पर डूब गया, जबकि तीसरे तैयारे ने दूसरे त्यारा बरदार जहाज को निशाना बनाकर आग लगा दी और चौथे तैयारे ने एक क्रूज जहाज को तबाह कर दिया, जो फौरन डूब गया। हकीकत में ये महज एक मामूली मुबालगा आरआई थी। 6 अक्टूबर को सीबू के हवाई अड्डे से यामातो यूनिट ने 2 हमले किए, जिनमें मजमूई तौर पर 5 कामिकाज़े और 3 मुहाफिज तैयारे शामिल थे। इनमें से एक मुहाफिज तैयारा वापस आया और दावी किया कि एक तैयारा बरदार जहाज को गरक कर दिया गया था और एक और तैयारा बरदार जहाज को नुकसान पहुंचा। हकीकत में सिर्फ सवानी मुहाफिज हैं, तैयारा बरदार जहाज ही मुतासिर हुआ था। ताहिम सिर्फ 2 दिन में कामिकाज़े हमलों ने ओनिशी की मुनफरिद मुहिम का एक उम्मीद अफजा आगाज कर दिया था, लेकिन दूसरी जानिब जापानी बहरी अफवाज को शदीद नुकसान उठाना पड़ा। कुरेता के बेड़े से अलग होने वाला फ्लोटीला सिलेगो आबनाए में दाखिल होने की कोशिश के दौरान हमले की जिद में आ गया, जिसके नतीजे में 2 जंगी जहाज डूब गए, 3 तबाकन जहाज टा डिस्ट्रॉयर्स तबाह हो गए और एक क्रूज जहाज शदीद नुकसान का शिकार हुआ। इस तबाही की इत्ला मिलते ही एडमिरल शिमा के 5वें बेड़े ने वापसी का फैसला किया, लेकिन पीछा करने वाले अमेरिकी तैयारों ने मजीद 2 क्रूज जहाज तबाह कर दिए। ओजावा की धोखादही पर मबनी कूद कुछ हद तक कामयाब रही,
اور کئی امریکی طیارہ بردار جہازوں کو لیٹے کہ خلیج سے دور لے جانے میں کامیاب ہو گئی، مگر اس کے باوجود امریکی طیاروں نے دھوکہ دہی پر مبنی جاپانی بیڑے کے 4 طیارہ بردار جہازوں اور کروز جہازوں کو غرق کر دیا۔ محض 3 دن میں جاپان نے 3 جنگی جہاز، 4 طیارہ بردار جہازوں اور کروز جہازوں کو غرق کر دیا۔ 10 کروز جہاز اور 9 تباہ کن جہاز کھو دیے۔ طیارے ان جہازوں کو بچانے میں ناکام رہے۔ 24 اور 25 اکتوبر کو دوسرے فضائی بیڑے کے روایتی حملے، جن میں 200 سے زیادہ طیارے شامل تھے، امریکی بحری بیڑے پر کوئی خاص اثر نہ ڈال سکے۔ اس کے برعکس 25 اکتوبر کو صرف 5 کامیکازے حملہ آوروں نے ایک امریکی طیارہ بردار جہاز کو غرق کر دیا اور 2 یا 3 دیگر کو نقصان پہنچایا۔ آونیشی اس نتیجے پر پہنچا کہ صرف کامیکازے حکمت عملی ہی امریکیوں کو فیصلہ کر نقصان پہنچا سکتی ہے۔ 2 دن تک اس نے نائب ایڈمرل شیگرو فوکودومے کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ دوسرا فضائی بیڑا بھی اسی حکمت عملی کو اپنائے۔ بالآخر 26 اکتوبر کو طویل اور تھکا دینے والی بات چیت کے بعد فوکودومے نے اس سے اتفاق کر لیا۔ اس کے بعد دونوں فضائی بیڑوں کو یکجا کر کے ایک مشترکہ زمینی فضائی قوت میں تبدیل کر دیا گیا، جس کی قیادت فوکودومے کے ہاتھ میں تھی۔ 1001ویں فضائی گروپ کے دوسرے فضائی بیڑے سے 4 یونٹ تشکیل دیے گئے تھے۔ الگ الگ کامیابیاں مسلسل حاصل کی جا رہی تھیں۔ 28 اکتوبر کو ہلکے کروز جہاز ڈینر کو نقصان پہنچا، لیکن ایک بڑی بحری جھڑپ جس میں فیصلہ کن کارروائی کا موقع مل سکتا تھا، فوری طور پر ممکن نہ ہو سکی۔ امریکی بحریہ میں 2 اقسام کے کروز جہاز تھے، بھاری ہیوی اور ہلکے لائٹ کروز جہاز۔ دونوں کا وزن تقریباً 10,000 ٹن تھا، لیکن فرق ان کے ہتھیاروں میں تھا۔ بھاری کروز جہاز 8 انچ کی توپیں رکھتے تھے، جبکہ ہلکے کروز جہاز 6 انچ کی توپوں سے لیس تھے۔ دونوں کی رفتار تقریباً 32 ناٹ تھی، لیکن ہلکے کروز جہاز کی اہمیت اس کے زیادہ آپریشنل رینج کی وجہ سے تھی، جو 15 ناٹ کی رفتار پر 14,000 میل تک تھی۔ معیاری آپریشنل فورس 3 کامیکازے طیاروں پر مشتمل ہو گئی، جن کے ساتھ 2 محافظ طیارے ہوتے تھے۔ محافظ طیارے دشمن کے حملہ آوروں سے لڑنے اور مشن کی اطلاع واپس لانے کے لیے ضروری تھے۔ بہت سے تجربہ کار پائلٹ جو کامیکازے مشن کے لیے رضاکارانہ طور پر تیار تھے، انہیں محافظ طیاروں کی ڈیوٹی کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ جیسے جیسے کامیکازے یونٹوں کی تعداد بڑھتی گئی اور زیرو لڑاکا طیاروں کی فراہمی کم ہونے لگی، ڈیوٹی بمبار طیاروں کو کامیکازے پائلٹوں کے لیے مخصوص کیا جانے لگا، جو 5,000 پاؤنڈ وزنی بیم لے جا سکتے تھے۔ مزید متنوع حملے کرنے کے طریقے اپنائے گئے، مختلف بلندیوں سے حملے کیے جانے لگے۔ 18,000 سے 20,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کو اس بنیاد پر درست قرار دیا گیا کہ اس اونچائی پر دشمن کے حملے کا امکان کم ہوتا ہے اور کم تجربہ کار پائلٹوں کے لیے طیارے کو قابو میں رکھنا آسان ہوتا ہے، لیکن غوطہ ڈایو زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ زیادہ گہرائی میں جانے سے کشش ثقل کے دباؤ کی وجہ سے کنٹرول کھونے کا خطرہ ہوتا تھا۔ جاپانی ڈیوٹی بمبار ایک ڈائیو بمبار تھا، جس میں 2 افراد کا عملہ ہوتا تھا۔ اس کی رفتار 350 میل فی گھنٹہ تھی، لیکن اسے 2 دیگر مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا گیا تھا۔ مسلح جاسوسی بمبار ریکنسنس بمبر کے طور پر اور زمین پر تعینات ہونے کی صورت میں ایک نائٹ فائٹر رات کے لڑاکا طیارے کے طور پر جب اسے کامیکازے مشن کے لیے استعمال کیا جاتا تھا تو اس میں صرف ظاہر ہے کہ کامیکازے حملوں میں جوڈی بمبار طیارے میں صرف ایک پائلٹ ہوتا تھا اور یہ 500 پاؤنڈ وزنی بم لے کر جاتا تھا۔ جوڈی بمبار اور کچھ دیگر کامیکازے طیارے بعد اوقات صرف ہمیشہ کے لیے جہاز کے عرشے سے ٹکرانے کے بجائے پہلے بم گراتے اور پھر خود عرشے پر جا گرتے، جس کی وجہ سے 2 دھماکے ہوتے تھے۔ ایک اور متبادل حکمت عملی انتہائی نچلی پرواز الٹرا لو لیول اپروچ امریکی ریڈار کو دھوکہ دینے کے لیے اپنائی گئی تھی، کیونکہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ امریکی ریڈار 100 میل دور بلند پرواز کرنے والے طیاروں کو پکڑ سکتا ہے۔ نچلی سطح پر پرواز کرنے والے کامیکازے پائلٹوں کو ہدایت دی گئی تھی کہ وہ جلدی سے 12
1000 से 15,000 फट की बुलंदी पर चढ़ें और हदफ के अर्शे पर करीबी फासले से एक तेज जाविये पर डाइव करें। जहाज के साइड से टकराने का असर निस्बतन कम होता था। परवाज से पहले कामिकाज़े पायलट अपने ज़ाती सामान दोस्तों को सौंप देते और अपने ख़ानदानों के लिए आखिरी खतूत लिखते, जिनके साथ अक्सर ज़ाती निशानात जैसे कि बालों के गुच्छे रखे चौखकेरी से खिर जाते। अगर कोई कामिकाज़े पायलट किसी मौजूद हदफ को न पा सकता तो उसे हुक्म दिया जाता था कि वो वापस अपने अड्डे पर आ जाए और अगले मिशन के लिए तैयारी करे। उसे अपनी जान बिलावजा कुर्बान नहीं करनी चाहिए थी। चुनांचा जंग के बाद कई कामिकाज़े पायलट ऐसे थे जिन्होंने या तो कोई मिशन अधूरा छोड़ दिया था या किसी मिशन पर गए ही नहीं थे, जिनसे अमेरिकी तहकीकाती टीम ने तफ्तीश की। यूएस बम्बार्डमेंट इन्वेस्टिगेशन मिशन के अरकान ने उन बच जाने वाले पायलटों से तफसील से सवालात किए और जल्द ही कामिकाज़े फोर्स की रज़ाकाराना नौयत वाज़ेह हो गई। एक इंटरव्यू में एक पायलट ने जोर दिया कि जापानी कौम का बुनियादी नजरिया ये है कि मलिक के लिए अपनी जान कुर्बान की जाए। उसने कहा कि कामिकाज़े हिकमत अमली का तस्वुर जून 1944 में ग्रेट मारियानाज टर्की शोट के दौरान पायलटों के दरमियान जेर बहस आया था। नौजवान पायलटों के जंगी जज्बे में यह तस्वुर कुदरती तौर पर पैदा हुआ कि सबसे मुअत्तर जंगी तरीका ये होगा कि एक तैयारे के जरिए एक जंगी जहाज को डुबो दिया जाए। एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट जिसकी फौजी तरबियत नहायत कम थी ने कहा, हमने अपनी मर्जी से कामिकाज़े के लिए रज़ाकाराना तौर पर खुद को कुर्बान करने का अज़म किया था। हमारे मलिक की फतह की बहाली के लिए, अपनी सकाफत को महफूज रखने के लिए, अपनी हौसला अफजाई के तहत, रूहानी तौर पर, अमली तौर पर, मुहब वतनी के जज्बे से और एक सादा मगर तकदीर पर यकीन रखने वाले नजरिए के तहत कामिकाज़े फ़ज़ाई स्क्वाड ने बहुत कम वक्त में बहराल काहल की जंग का रख बदल दिया। अपने असातिज़ा के बारे में किसी भी रस्मी लक़ब के बगैर तलबायों कहते थे, मगर हकीकत में ये अल्फाज इनके हकीकी एहसासात और ख़यालात की अक्कासी करते थे। हम उन्हें शानदार तालिब इल्म फ़ौजी और शानदार नौजवान पायलट समझते थे, और यही सोच उस वक्त से मौजूद है। और एक सादा मगर तकदीर पर यकीन रखने वाले नज़रिए के तहत कामिकाज़े फ़ज़ाई स्क्वाड ने बहुत कम वक्त में बहराल काहल की जंग का रख बदल दिया। अपने असातिज़ा के बारे में किसी भी रस्मी लक़ब के बगैर तलबायों कहते थे, मगर हकीकत में ये अल्फाज इनके हकीकी एहसासात और ख़यालात की अक्कासी करते थे। हम उन्हें शानदार तालिब इल्म फ़ौजी और शानदार नौजवान पायलट समझते थे, और यही सोच उस वक्त से मौजूद है।